नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को, जिसमें हम लेते हैं जायजा डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरों का। साथ ही साथ इस शो में हम जानकारी लेते हैं जॉब ओपनिंग्स की, डिसेबिलिटी सेक्टर में आ रहे नए नए प्रोडक्ट्स की, और सबसे खास हम जायजा लेते हैं DEPWD डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से आ रही फेसबुक पोस्ट का। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात को 9 बजे लाइव सुन सकते हैं। इसे लाइव सुनने के लिए बस www.radioudan.com पर जाएं और प्ले बटन दबाकर इसे लाइव सुनें। लेकिन अगर आप ये मिस कर देते हैं तो आप इसे रेडियो उड़ान पर सुन सकते हैं शनिवार दोपहर 4 बजे भी, या फिर इसके तमाम एपिसोड्स आप सुन पाएंगे YouTube पर भी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी, जैसे कि Instagram, Facebook और LinkedIn पर भी। दोस्तों, रेडियो उड़ान की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो इसे जल्द से जल्द फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हालांकि रेडियो उड़ान को लाइव सुनने का मौका आपको मिल सकता है किसी भी तरह की लाइव वेबकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। बहरहाल वक्त हो चला है प्रोग्राम को शुरू करने का, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सबसे पहले सुनते हैं आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस और जानकारी लेते हैं कि आज के एपिसोड में कौन कौन सी खबरें हुई हैं शामिल। पश्चिम बंगाल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सरल होगी माध्यमिक स्क्रिप्ट। AIM नीति आयोग की युवा सह लैब चुनौती 2025 दिव्यांगों के लिए नवाचारों को देगी बढ़ावा। सरकार ने सुगम्यता संबंधी शिकायतों के बाद सुशासन कार्यक्रम स्थल को किया स्थानांतरित। वर्ल्ड ब्रेल डे के उपलक्ष्य में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड लेकर आ रहे हैं ओपन क्विज कंपटीशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स। सिर्फ 50 रुपए के लिए एक शख्स ने दांव पर लगा दिया करियर, लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स। दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह अनुदान हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन शुरू। प्रैक्टिस छोड़कर विकलांग बच्चे से मिलने आए ऋषभ पंत, फोटो भी खिंचाई, दिल छू लेगा वीडियो। जीवन साथी के लिए उत्साह, युवक युवती परिचय सम्मेलन में 13 जोड़ों का रिश्ता बना। ओडिशा के बौद्ध जिले के विकलांग युवा ने पुणे में ग्लोबल मॉडल मिस्टर इंडिया जीता। साउथ कोरिया ने बनाया आयरन मैन जैसा रोबोट जिसे पहनकर बदल जाएगी दिव्यांगों की दुनिया। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की पहली खबर है पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर अगले साल से सीखने की अक्षमता वाले माध्यमिक परीक्षार्थियों को डबल रूल्ड स्क्रिप्ट प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य बच्चों, विशेष रूप से डिस्लेक्सिया वाले बच्चों को स्पष्ट रूप से लिखने और संरेखन बनाए रखने में मदद करना है। शिक्षक और विशेषज्ञ इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। उनका सुझाव है कि इससे स्कोर में सुधार हो सकता है और सभी छात्रों के लिए मूल्यांकन आसान हो सकता है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा बोर्ड यानी WBBSE अगले साल से सीखने की अक्षमता वाले माध्यमिक परीक्षार्थियों को डबल रूल्ड उत्तर स्क्रिप्ट प्रदान करेगा, जो बिना रूल्ड पृष्ठों पर सीधी रेखाओं में लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनके लिए आसानी प्रदान करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गांगुली ने कहा कि इस निर्णय से परीक्षार्थियों और परीक्षकों दोनों को ही लाभ होगा। रूल्ड स्क्रिप्ट के बगैर सीधी रेखा में लिखना मुश्किल हो सकता है। पाठनीयता की कमी मूल्यांकनकर्ताओं के लिए भी चुनौती बन जाती है। बोर्ड ने हर एक केंद्र पर सीखने की अक्षमता वाले परीक्षार्थियों, जिन्हें आधिकारिक तौर पर विशेष आवश्यकता वाले CWSN कहा जाता है, की सटीक संख्या को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा शुरू की है। शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों ने बोर्ड के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि ये सभी परीक्षार्थियों के लिए उत्कृष्ट विकल्प होगा, न कि केवल सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए।
दोस्तों अब खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। नई दिल्ली में 23 दिसंबर को अटल इनोवेशन मिशन AIM और नीति आयोग ने दिव्यांग लोगों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 के लिए युवा सह लैब राष्ट्रीय नवाचार चुनौती के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ साझेदारी में इस चुनौती को इस साल असिस्टेक फाउंडेशन के सहयोग से लागू किया जाएगा। ये युवा उद्यमियों, जिनमें दिव्यांग लोग भी शामिल हैं, को ऐसे अभिनव समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसरों और कल्याण तक पहुंच को बढ़ावा दे सके। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। नीति आयोग ने कहा कि UNDP और सिटी फाउंडेशन द्वारा 2017 में सह निर्मित यूथ को लैब का उद्देश्य नेतृत्व, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए युवाओं को सशक्त बनाना और उनमें निवेश करना है। ये चुनौती भारत में 2019 में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से शुरू की गई थी। आज तक यूथ को लैब ने भारत में 6 राष्ट्रीय थीम विशिष्ट युवा सामाजिक नवाचार और उद्यमिता संवाद आयोजित किए हैं। इनमें 19,000 से भी अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है और 2,600 युवा नेतृत्व वाली सामाजिक नवाचार और उद्यमिता टीमों को निर्माण और वृद्धि का समर्थन दिया है। यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2024-25 समावेशी और सुलभ सहायक प्रौद्योगिकी, समावेशी शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कौशल समाधान और सुलभ समावेशी देखभाल मॉडल के लिए अभिनव समाधान बनाने पर केंद्रित है। UNDP रेजिडेंट प्रतिनिधि डॉक्टर अंजेला लुसीगी कहते हैं कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि युवा लोग न केवल नेता है बल्कि वे आज के परिवर्तन करता है। ये विश्वास यूथ को लैब में समाहित है जो अब अपने 7वें संस्करण में है। पहली बार ये विकलांग व्यक्तियों द्वारा उनके लिए स्टार्टअप को प्राथमिकता देता है। दोस्तों अब खबर सुनते हैं पणजी गोवा से। सरकार ने सोमवार को आयोजित होने वाले सुशासन कार्यशाला के स्थल को यानी कि गुड गवर्नेंस वर्कशॉप को संस्कृति भवन कला और संस्कृति निदेशालय पट्टू में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि विकलांग अधिकार संघ गोवा DRAG ड्रैग ने इसे सुलभ स्थल में तत्काल बदलने की मांग की थी। एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि इंस्टीट्यूट मैनेजर्स ब्रिगेंजा हॉल विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए सुलभ नहीं है। एसोसिएशन ने कहा कि वहां पर कार्यक्रम आयोजित करना विकलांग व्यक्तियों का अनादर और अपमान होगा, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत आपराधिक अपराध है। एसोसिएशन विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान को सुलभ बनाने के लिए लड़ रहा है। इसने कार्यक्रम के दिन आयोजित स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने और अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी। हाल ही में गोवा मानवाधिकार आयोग ने भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मनाने के लिए अपने कार्यक्रम का स्थान पुरानी शिक्षा निदेशालय भवन की पहली मंजिल पर अपने कार्यालय से गोवा फार्मेसी कॉलेज के भूतल पर स्थानांतरित कर दिया। विकलांग व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए। एसोसिएशन के अध्यक्ष एल्विनो डी सा की शिकायत के बाद विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के कार्यालय ने पिछले हफ्ते दृढ़ता से सिफारिश की कि कला और संस्कृति निदेशालय 90 दिनों के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इंस्टीट्यूट मैनेजर्स ब्रिगेंजा को सुलभ बनाने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करे। दोस्तों प्रोग्राम में अब बारी हो चुकी है कंपटीशन के बारे में सुनने की। राष्ट्रीय दृष्टिहीन महासंघ कर्नाटक की कार्यकारी समिति यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिसाइड किया है कि 4 जनवरी 2025 4 जनवरी जो कि विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन पर ओपन क्विज कंपटीशन रखा जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन महासंघ कर्नाटक की कार्यकारी समिति ने 4 जनवरी को, जिस दिन शनिवार है, को मनाए जाने वाले विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए
ये प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी है। प्रतियोगिता का मुख्य विवरण सुनते हैं। इसकी तिथि और समय है 4 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। स्थान कर्नाटक सरकार सचिवालय क्लब, कब्बन पार्क, बंगलोर 560002। पात्रता है कर्नाटक में रहने वाले दृष्टिबाधित व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र हैं। प्रतिभागियों को यूडीआईडी कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र स्थल पर लाना होगा। प्रतियोगिता का तरीका ऑफलाइन है, भाषा कन्नड़। अगर आपको हिस्सा लेना है तो इसके लिए पूर्व पंजीकरण यानी कि प्रायर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। याद रहे 31 दिसंबर 2024 तक आपके आवेदन मिल जाने चाहिए। 31 दिसंबर की निर्धारित तिथि के बाद भागीदारी लेने के लिए प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आप पंजीकरण करने के लिए NFB कर्नाटक हेल्प डेस्क पर फोन कर सकते हैं और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपको कुछ विवरण प्रदान करना होगा, जिसमें आपका नाम, पिता या पति का नाम, आयु, पता, संपर्क नंबर, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, पेशा और पेशे से जुड़ी जानकारी देनी होगी। पंजीकरण और आगे की जानकारी के लिए आप कृपया संपर्क कर सकते हैं श्रीमती हेमा या श्रीमती सुमा को NFB हेल्प डेस्क पर। नंबर है 9916368800। याद रहे नंबर है 9916368800। बेंगलोर के बाहर के प्रतिभागियों के लिए 3 जनवरी की शाम से 4 जनवरी की शाम तक अनुरोध पर आवास और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। इस प्रतियोगिता की प्रकृति और नियम के बारे में जान लेते हैं। इसमें कई तरह के विषय शामिल हैं। मुख्य विषयों में शामिल हो सकते हैं विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में जानकारी, सुलभ सहायक तकनीक या कंप्यूटर एंड स्मार्ट एंड्रॉयड फोन का उपयोग, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। एक विषय है गणित, एक विषय है समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर्स। अगला है भारतीय संविधान, राजनीति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी या अन्य सामान्य ज्ञान पर। प्रत्येक दौर में इन वर्णित विषयों को कवर करते हुए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिभागियों को कुल प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर अलग अलग टीमों में विभाजित किया जाएगा। शीर्ष 3 टीमों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप बट नॉट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय नहीं होंगे। प्रत्येक टीम के पास एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 20 सेकंड्स का समय होगा। सही उत्तर देने पर टीम को 2 अंक मिलेंगे। यदि कोई टीम समय सीमा के भीतर उत्तर देने में विफल रहती है तो प्रश्न अगली टीम को भेज दिया जाएगा, जिसके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड्स का समय होगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को क्रमशः 7,000 रुपए, 6,000 रुपए और 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि प्रत्येक विजेता टीम के सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी। पंजीकृत प्रतिभागियों को सुबह 9:45 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा। निर्धारित समय 9:45 के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले प्रतिभागियों को भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस कंपटीशन की जानकारी को, इस सूचना को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के बीच अधिक से अधिक प्रसारित करें। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को
दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये जेएनयू, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ये खबर है मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसके बारे में। इस वीडियो में एक व्यक्ति बैसाखी की मदद से चलता हुआ दिखाई देता है और एक गाड़ी वाले से भीख मांग रहा है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि अगले ही क्षण कुछ ऐसा होता है कि शख्स बिना किसी बैसाखी के दौड़ने लगता है। सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। यहाँ हर दिन कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है। कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक फर्जी भिखारी की सच्चाई दिखाई दे रही है। ये वीडियो हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि आंख मूंद पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कार में बैठा व्यक्ति उस विकलांग व्यक्ति को 50 रुपए देने का वादा करता है, मगर इसके बदले भिखारी को भागकर दिखाने के लिए कहता है। पहले तो भिखारी गाड़ी वाले पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब गाड़ी वाला कसम खाता है तो वो उसका भरोसा जीतने के लिए कामयाब हो जाता है और इसके बाद जो होता है वो हैरतअंगेज कर देता है। वो विकलांग व्यक्ति अपनी बैसाखी के सहारे कुछ दूर जाता है, लेकिन फिर अचानक अपनी बैसाखी को छोड़कर अपने पैरों पर दौड़ता हुआ वापस आकर कार के पास आ जाता है। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति वास्तव में विकलांग नहीं था, बल्कि विकलांग होने का नाटक कर रहा था। दोस्तों, इन दिनों ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस वीडियो ने लोगों को कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया है। ये वीडियो उन लोगों के बारे में बताता है जो विकलांगता का नाटक करके लोगों को ठगते हैं। इस वीडियो ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम जिन लोगों को असहाय समझकर उनकी मदद करते हैं, उनमें से कुछ लोग वास्तव में धोखेबाज भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @introverthUGI के नाम से एक यूजर ने शेयर किया है। ये खबर आप तक जब पहुंच रही है तब तक इसे 2 लाख बार देखा जा चुका है और इसी वीडियो को 3,000 से भी अधिक लोगों ने लाइक किया है। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। यहाँ पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दिए जाने वाले अनुदान के हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार की योजना का पंजीकरण शुरू हो गया है, जिसके तहत युवक दिव्यांग होने पर 15,000, युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 तथा पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 की धनराशि दी जा रही है। विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक की न हो। दोनों में कोई आयकर दाता न हो, ऐसे दिव्यांग दंपति आवेदन कर सकते हैं। ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह चालू वित्तीय वर्ष या विगत वित्तीय वर्ष में हुआ है, वो जन सहज केंद्र, लोकवाणी केंद्रों, विभागीय पोर्टल तथा divyangjan.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी 1 सप्ताह के अंदर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराना होगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी रजनीश किरण ने बताया कि आवेदन के लिए दंपत्ति का संयुक्त फोटो,
आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता, दंपति का संयुक्त खाता प्रमाण पत्र 40% या उससे अधिक होना जरूरी है। जिनका विवाह गत वर्ष या इस वित्तीय वर्ष में हुआ हो वे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, खबर नई दिल्ली से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। ये मैच मेलबर्न में खेला जाएगा। फिलहाल टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के लिए प्रैक्टिस में जुट गई है। इसी बीच ऋषभ पंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक विकलांग बच्चे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें ऋषभ पंत एक विकलांग बच्चे के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। पंत इस दौरान पैड लगाए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो प्रैक्टिस छोड़कर उस बच्चे से मिलने आए हों। पहले उन्होंने बच्चे के साथ बातचीत की और इसके बाद फोटो भी खिंचाई। वीडियो दिल छू लेने वाला रहा। दोस्तों, खबर है रायपुर से। कोई ट्राइसिकल से तो कोई बैसाखी के सहारे पहुंचा। परिचय सम्मेलन शुरू हुआ तो विकलांग युवक युवतियों में जीवन साथी पसंद करने का उत्साह उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। काउंसलिंग के दौरान युवतियों ने कहा कि दोनों लोग आपस में मिलकर घर का खर्चा उठा लेंगे, लेकिन मुझसे कम विकलांग जीवन साथी मिले तो जीवन ज्यादा आसान होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सम्मेलन में 155 युवक और 103 युवतियां शामिल थीं। 258 पंजीकरण कराए गए। सामूहिक विवाह का आयोजन अब फरवरी में होगा। साथ ही आपको बताते चले कि अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद में रविवार को ये 15वां विकलांग युवक युवती परिचय सम्मेलन था। जीवन साथी की तलाश में छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे प्रांतों जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से भी प्रतिभागी यहाँ पर पहुंचे थे। परिचय सम्मेलन का आयोजन विकलांग चेतना परिषद के साथ ही प्रांत मारवाड़ी युवा मंच रायपुर सेंट्रल, कान्यकुब्ज सभा व शिक्षा मंडल व सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम रायपुर संयुक्त रूप से किया। दोस्तों, खबर ओडिशा के बौद्ध जिले के एक दिव्यांग युवक के बारे में जिसने साबित कर दिया है कि वो दिव्यांग तो है लेकिन अक्षम बिल्कुल भी नहीं। उसने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित ग्लोबल मॉडल मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम पर किया है। ओडिशा के बौद्ध जिले के सादेपुर गांव के जोगिंद्र मेहर ने ये कारनामा किया है। उन्होंने ग्लोबल मॉडल मिस्टर इंडिया का खिताब जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन कर दिया है। जोगिंदर अप्रैल 2025 में मुंबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में भी भाग लेने आएंगे। हाल ही में उनकी इस उपलब्धि के लिए बौद्ध जिले में उन्हें सम्मानित किया गया, जहां उपस्थित दर्शकों ने उन्हें आगामी अंतर्राष्ट्रीय मॉडलिंग प्रतियोगिता जीतने के लिए शुभकामनाएं दी। दोस्तों, अब आपको खबर सुनवाते हैं साउथ कोरिया से। जी हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन काफी आधुनिक आइटम्स डेवलप करती जा रही है जो दुनिया भर के लोगों के लिए सहूलियत प्रदान करते हैं। साउथ कोरिया के एक रिसर्च ने ऐसी ही एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो दिव्यांग लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दरअसल साउथ कोरिया में मौजूदा कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी KAIST के रिसर्च ने पूरी तरह से लकवाग्रस्त लोगों के लिए एक नया पहनने योग्य यानी कि वेयरेबल रोबोट डेवलप किया है जिसका नाम है वॉक ऑन सूट F1। व्हील चेयर पर अपना जीवन जीने वाले दिव्यांग लोग या पूरी तरह से लकवाग्रस्त लोग भी इस वेयरेबल रोबोट को पहनकर बिना किसी सहारे के चल सकते हैं और यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी चढ़ सकते हैं। इसकी खास बात है कि ये रोबोट दिव्यांग लोगों के पास खुद चलकर आ सकता है ताकि लोग उन्हें किसी की मदद के बिना ही व्हील चेयर पर से बैठे बैठे खुद पहन सके। इस रोबोट को KAIST की एक्सोस्केलेटन टीम ने बनाया है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य एक ऐसा रोबोट बनाना है जो कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की डेली लाइफ को आसान बना सके, उनकी मुश्किलों को कम कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि इस डेवलपर्स की टीम का एक सदस्य खुद पैराप्लेजिक है। उन्होंने इस वेयरेबल रोबोट
वॉक ऑन सूट F1 का प्रोटोटाइप पेश किया, जिसमें देखा गया कि इस रोबोट की मदद से वो 3.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाए, सीढ़ियों पर चढ़ पाए और ऐसे कई काम कर पाए जो दिव्यांग होने के कारण वो नहीं कर पाते थे। दोस्तों, ये एक तरह का ऐसा सूट है जो एल्यूमिनियम और टाइटेनियम स्ट्रक्चर से बना हुआ है। इसका वजन 50 किलोग्राम है और 12 इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स की मदद से ये चलता है, जो चलते वक्त बनावटी ह्यूमन जॉइंट्स का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इस रोबोट का सेंसर प्रति सेकंड 1000 सिग्नल्स प्रोसेस करता है ताकि यूजर्स का बैलेंस बना रहे। साइबाथलॉन 2024 में एक्सोस्केलेटन एक कैटेगरी में वॉक ऑन सूट F1 पहनकर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जिसमें अलग अलग तरह की शारीरिक अक्षमता वाले डेवलपर्स ने 8 कैटेगरीज में सहायक रोबोट पेश किए थे। टीम की अन्य सदस्य पार्क जियोंग सू बताती हैं कि उन्हें एक पॉपुलर फिल्म आयरन मैन से इसकी प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि आयरन मैन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं रियल लाइफ में रोबोट के जरिए लोगों की मदद कर पाऊं तो ये बहुत बढ़िया होगा। पार्क ने इस रोबोट के बारे में बताया कि हमारे रोबोट के अगले हिस्से पर एक कैमरा लगा हुआ है। पैराप्लेजिक जैसी समस्या से परेशान लोगों के लिए निचले शरीर की सेंसर एबिलिटीज अन्य इंसानों की तुलना में नेचुरली कम होती है। इस रोबोट में फ्रंट में लगा हुआ कैमरा दिव्यांग लोगों की इसी सेंसर एबिलिटीज की कमी को पूरा करता है। उदाहरण के तौर पर ये कैमरा सीढ़ियों की ऊंचाई का पता लगाता है या फिर रास्ते में मौजूद किसी भी बाधा को पहचान सकता है और उससे बचने के लिए यूजर्स की मदद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूँ आरजे गौरी और इस वक्त प्रोग्राम में समय हो चला है DEPWD MSJE की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स को सुनने का। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हम आपसे साझा करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही तमाम लेटेस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा अन्य सोशल मीडिया अपडेट्स। आशा है कि प्रोग्राम के इस सेक्शन के माध्यम से आपको लेटेस्ट जानकारी के साथ अपने आप को अपडेटेड रखने का एक चांस मिल रहा होगा और आप इसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, बढ़े चलते हैं डिपार्टमेंट से आ रही इस प्रोग्राम में कवर हो रही आज की पहली पोस्ट की तरफ। राजस्थान के अजमेर में दक्ष एम्पावर एबिलिटी फाउंडेशन के श्री राम निवास ने दिव्य कला मेले में अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उनकी संस्था दिव्यांग कलाकारों को आत्मनिर्भर बनाने के अवसर प्रदान करती है और दिव्य कला मेला उनकी आत्मनिर्भर बनने की यात्रा को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है। श्री राम निवास ने भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मंच ने न केवल उनके जैसे कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया, बल्कि उन्हें समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए प्रेरित भी किया। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने श्री राम निवास का एक वीडियो भी साझा किया है। आइए सुनते हैं कि इस वीडियो में अपने अनुभव के बारे में श्री राम निवास क्या कहते हैं। मेरा नाम राम निवास है। मैं राजस्थान अजमेर से आया हूँ। वहाँ पर हमारा दक्ष एम्पावर एबिलिटी फाउंडेशन काम कर रहा है। उसमें हम दिव्यांग लोग काम करते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं। उन प्रोडक्ट की सेल के लिए दिव्य कला मेले में हम आए हैं, जो भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की अच्छी सेल हो रही है, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ा है और हम मोदी जी का और भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे को ये अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। अब बढ़े चलते हैं डिपार्टमेंट से आ रही अगली पोस्ट की तरफ, जो है लिम्को के बारे में। दिव्य कला मेला में जीवन को सशक्त बनाना। भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर चल रहे दिव्य कला मेला में लिम्को के स्टॉल का दौरा किया था। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ADIP यानी कि एडिप योजना के तहत दृष्टिबाधित लाभार्थियों के लिए नई किट प्रदान की। इस अभिनव किट में एक स्मार्टफोन और एक ब्लूटूथ सक्षम कीबोर्ड शामिल है, जो दिव्यांग जनों के लिए बेहतर पहुंच और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करता है।
इस अवसर पर सुश्री देबोलीना ठाकुर, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सुश्री ऋचा शंकर, उप महानिदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री विनीत सिंगल, निदेशक श्री प्रवीण कुमार, CMD एलिम्को श्री नवीन कुमार शाह, CMD NDFDC और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एलिम्को को सहायक प्रौद्योगिकी और अभिनव समाधानों के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण करने का समर्थन करने पर गर्व है। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने साझा की है इस समय की कुछ तस्वीरें, जिसमें सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी एलिम्को के अलग अलग डिवाइसेस का, अलग अलग उपकरणों का निरीक्षण करते हुए और उनके बारे में जानकारी को समझते हुए नजर आते हैं, जिसके दौरान वे अलग अलग उत्पाद बनाने वाले व्यक्तियों से भी मिले। अब बारी आती है अगली सोशल मीडिया अपडेट की, जिसमें डिपार्टमेंट बताते हैं कि अमर ज्योति पुनर्वास एवं शोध शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र और टेक महिंद्रा फाउंडेशन ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE के सहयोग से अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में विशेष शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय CRE कार्यक्रम का आयोजन किया। CRE कार्यक्रम का उद्घाटन 16 दिसंबर 2024 को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने अमर ज्योति में श्रवण बाधित बच्चों के लिए सौंदर्य एवं स्वास्थ्य में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। इस कार्यक्रम को दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के माध्यम से विभाग द्वारा समर्थित किया जाता है। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने इस कार्यक्रम से जुड़ी कई तस्वीरें साझा की, जिनमें कई बच्चे, शिक्षकगण और डिपार्टमेंट के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी कार्यक्रम के क्षण साझा करते नजर आते हैं। दोस्तों, अपनी अगली पोस्ट के द्वारा डिपार्टमेंट सूचित करते हैं कि श्री राजेश अग्रवाल जी, जो कि सचिव है डिपार्टमेंट के, उन्होंने IIT दिल्ली में CII IBDN नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेलरेटिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन में अपने मुख्य भाषण में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, पहुंच और कौशल प्रशिक्षण के महत्व पर बात की। उन्होंने कॉर्पोरेट से दिव्यांग व्यक्तियों को नौकरी पर रखने के लिए और उन्हें उचित सुविधाएं और समान अवसर प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने IDBN एक्सेसिबिलिटी गाइडेंस डॉक्यूमेंट का भी उद्घाटन किया और पुरस्कार CII एक्सीलेंसी अवार्ड इन डिसेबिलिटी इंक्लूजन यानी कि AEDI का शुभारंभ किया। दोस्तों, इस भाषण से जुड़ी तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा की, जिसमें मंच पर श्री राजेश अग्रवाल जी अपनी स्पीच देते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही ये नजर आता है कि उनके पीछे एक स्क्रीन पर साथ ही साथ इस भाषण का साइन लैंग्वेज वीडियो भी दिया जा रहा है। इसी फोटो के साथ ही मान्यवर गणों की भी एक तस्वीर साझा की गई है। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं कि सभी के लिए सुलभता को सशक्त बनाना #DEPWD में हम समावेश को बढ़ावा देने और हर व्यक्ति के लिए सूचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ISH न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म सुनने में अक्षम समुदाय के लिए सुलभ प्रारूपों में दैनिक समाचार और मनोरंजन प्रस्तुत करके इस लक्ष्य की ओर उल्लेखनीय कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी पहल सुलभता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देती है और संचार अंतराल को पाटती है, विकलांग व्यक्तियों को सूचित और जुड़े रहने के लिए सशक्त बनाती है। डिपार्टमेंट कहते हैं, आइए हम सब मिलकर बाधाओं को तोड़ना जारी रखें और एक समावेशी समाज का निर्माण करें। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ इस वीडियो का एक YouTube लिंक भी साझा किया गया है और एक ग्राफिक के माध्यम से प्राइम वीडियो पर आ रहे हश हश की तस्वीर इंडियन साइन लैंग्वेज का शीर्षक देकर डिपार्टमेंट ने साझा की है। दोस्तों, अपने अगले पोस्ट के माध्यम से खेल जगत से जुड़ा एक गौरवशाली क्षण साझा करते हुए डिपार्टमेंट बड़े ही आनंद से लिखते हैं कि पैरा तैराक शम्स आलम पर विभाग को गर्व है। उन्होंने पैराप्लेजिया से पीड़ित व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे समय तक खुले पानी में तैरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि अनगिनत अन्य लोगों को चुनौतियों से पार पाने और महानता हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़े ही गर्व से डिपार्टमेंट ने उनके लिए एक ग्राफिक भी साझा किया है, जिसमें वे तैरते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ उनकी एक हंसती मुस्कुराती हुई छवि, अपने मेडल को गर्व से दिखाती हुई छवि भी डिपार्टमेंट साझा करते हैं, जिस पर डिपार्टमेंट लिखते हैं, कंग्रेचुलेशंस मोहम्मद शम्स आलम शेख, इंडियन पैरा स्विमर। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया, जिससे जुड़ी अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, कर्तव्य पथ पर दिव्य कला मेला बना स्वावलंबन का अवसर। दिव्यांग युवाओं को मिला अपना हुनर दिखाने का अवसर। रोजगार मेला खोलता है नई संभावनाओं के द्वार। हर प्रतिभा को मिला उसका सच्चा हक। सशक्त भारत के निर्माण में एक और मजबूत कदम। इसी के साथ दोस्तों, डिपार्टमेंट ने तस्वीरें साझा की हैं दिव्य कला मेला के बारे में, जिनमें हम साफ देख सकते हैं कि दिव्य कला मेला को हिंदी और अंग्रेजी प्रिंट मीडिया में भी साझा किया गया और इसे साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी खूब सराहा गया। दोस्तों, इसी से जुड़ी अपनी अगली पोस्ट में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं कि कर्तव्य पथ पर दिव्य कला शक्ति के अद्भुत कार्यक्रम के साथ दिव्य कला मेला का भव्य समापन। दिल्ली का ऐतिहासिक कर्तव्य पथ दिव्यांग जनों की अद्भुत प्रतिभा और कला के रंगों से हुआ है सराबोर। दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि अब समाज का दिव्यांग जनों के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। इस मंच के माध्यम से हमारे दिव्यांग जनों ने ये साबित किया है कि अब वे बहुत कुछ कर सकते हैं और साथ ही साथ हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा की हैं, जिन्हें सुनकर आप भी हर्षोल्लासित हो जाएंगे। आपको बता दें कि दिव्य कला मेला में 3.5 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। उत्कृष्ट स्टॉल्स और दिव्यांग उद्यमियों को उनके अनुकरणीय शिल्प कौशल के लिए सम्मानित भी किया गया है। दिव्यांगजनों को आसानी से लोन प्राप्त हो सके, इसीलिए नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NDFDC द्वारा ऐप भी लॉन्च किया गया। ये आयोजन समावेशी समाज की दिशा में एक सशक्त कदम रहा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कि टीवी मीडिया ने इस दिव्य कला मेला को किस तरह से कवर किया। क्या कहा गया है दिव्य कला मेला के बारे में टीवी मीडिया पर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के माध्यम से कर्तव्य पथ पर आयोजित 22वें दिव्य कला मेले का समापन हो गया और इस अवसर पर प्रतिभाशाली दिव्यांगजन और दिव्य कला मेले के स्टॉल संचालकों को सम्मानित भी किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि राजधानी दिल्ली में आयोजित दिव्य कला मेला एक अद्भुत मेला आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के दिव्यांग शिल्पकारों, उद्यमियों और कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान दिव्यांगजन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गईं। 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी और शिल्पकारों ने इस 11 दिवसीय मेले में हिस्सा लिया। वहीं दिव्यांगजन के समुचित विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई। जो दिव्यांगजन करना चाहे कर सकते हैं और उनको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। तो आज जो एक जम्मू कश्मीर बैंक के साथ भी MOU हुआ है, तो वहाँ के लोगों को अभी तक लोन नहीं दे पा रहा था NDFDC, वो भी शुरू हो जाएगा। आज ऐप भी लॉन्च हुआ है कि लोन लेना और सस्ता हो जाए। आम जनता की जो धारणा है कि दिव्यांगजन थोड़ा कम कर पाते हैं, वो धारणा दूर हो और जो पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे भी स्पेशल नीड्स हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिले, नहीं हमारा बच्चा भी सब कुछ कर सकता है। तो उसका पर्पज़ ये है और दिल्ली की जनता ने बहुत सभी दिव्यांग आर्टिस्ट को प्यार दिया है और खरीदी की है और बहुत सराहा है।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, और साथ ही साथ आपको हमारा ये सेक्शन जिसमें हम सुनते हैं सोशल मीडिया अपडेट्स जो सीधे आती है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की तरफ से, ये आपको कैसी लगती है इसके बारे में हमें जरूर लिखिए। हम आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मिल रही जानकारी, इस सेक्शन के माध्यम से मिल रही जानकारी आपको लाभान्वित कर रही है और आपको अपडेटेड रहने में मदद कर रही है। तो इसी के साथ आज हम आपसे विदा चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हम एक बार फिर से सुन लेते हैं आज के शो की हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सरल होगी माध्यमिक स्क्रिप्ट। AIM नीति आयोग की युवा सह लैब चुनौती 2025 दिव्यांगों के लिए नवाचारों को देगी बढ़ावा। सरकार ने सुगम्यता संबंधी शिकायतों के बाद सुशासन कार्यक्रम स्थल को किया स्थानांतरित। वर्ल्ड ब्रेल डे के उपलक्ष्य में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड लेकर आ रहे हैं ओपन क्विज कंपटीशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स। सिर्फ 50 रुपए के लिए एक शख्स ने दांव पर लगा दिया करियर, लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स। दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह अनुदान हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन शुरू। प्रैक्टिस छोड़कर विकलांग बच्चे से मिलने आए ऋषभ पंत, फोटो भी खिंचाई, दिल छू लेगा वीडियो। जीवन साथी के लिए उत्साह, युवक युवती परिचय सम्मेलन में 13 जोड़ों का रिश्ता बना। ओडिशा के बौद्ध जिले के विकलांग युवा ने पुणे में ग्लोबल मॉडल मिस्टर इंडिया जीता। साउथ कोरिया ने बनाया आयरन मैन जैसा रोबोट जिसे